program is sponsored by राष्ट्रीय इलायची, टशन का जश्न। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दोनों एक साथ कई मोर्चों पर स्पीड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो देश भर में घूम घूम कर वे चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, जो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि नतीजों के दिन भी करीब आ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सरकार की फंक्शनिंग का मुजाहिरा झलकाना शुरू कर दिया है। नतीजों के बाद यानी अधिसूचना हटने के बाद सरकार की दिशा कैसी होगी, इसके अनुमान दिखने लगे हैं। संभव है बड़े पैमाने पर अधिकारियों का फेरबदल किया जाए, कुछ अनुपयोगी और सरकार पर बोझ बने निगम मंडल भी बंद किए जा सकते हैं। मगर इन सबसे ज्यादा चर्चा है उनके विरासत से विकास वाले एजेंडे की। नदियों और दूसरी वाटर बॉडीज को जिंदा करने की मुहिम उन्होंने तय की है, जो नतीजों के फौरन बाद यानी 5 जून से 16 जून तक अभियान की शक्ल में चलेगी। उसके बाद लोकल लीडर, एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओज उसे आगे बढ़ाएंगे। ये पहल बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें सवाल भी हैं। सवाल यह है कि इस अभियान का एक हिस्सा नदियों के आसपास अतिक्रमण ध्वस्त करने का भी है। जाहिर है कि शहरों में नदियों को निगलने का काम सबसे ज्यादा बिल्डर्स ने ही किया है और वे किसी ना किसी नेता के केयर ऑफ होते हैं। एनजीटी कितना भी सख्त फरमान जारी करे, बिल्डर खुद को और अपनी बिल्डिंग को बचा ही ले जाते हैं। सरकार के कुछ और फैसलों में किसानों के लिए चना, मसूर और सरसों के उपार्जन पर मंडी शुल्क में छूट भी चिन्हित है। स्कूलों और कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर एक्शन भी है। तो आज बात करेंगे इसी रफ्तार की। इसमें सरकार के सामने चुनौतियां कितनी हैं। नदियों के संरक्षण को लेकर एक अभियान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था। हालांकि वो सिर्फ पुण्य सलिला मां नर्मदा के लिए था, मगर उसका हासिल बहुत कुछ हुआ नहीं। तो बेहतर है ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अभी चुनाव के नतीजे आने में वक्त है। कुछ पार्टियां और नेता अपनी सीटों के घटने या बढ़ने का गुणा भाग लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की दिशा तय करने का खाका न केवल तैयार कर लिया, बल्कि उन्होंने उस पर अमल भी तेज कर दिया। सरकार एक तरह से विरासत और विकास की लाइन पर चुनाव के नतीजों के फौरन बाद काम शुरू कर देगी। विभिन्न विभागों की बैठक और बड़े पैमाने पर फील्ड के अधिकारियों के तबादलों की भी संभावना है। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि वो 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाएगी। अभियान की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। कलेक्टर को इन योजनाओं का समन्वयक बनाया गया है और स्थानीय नेताओं के अलावा एनजीओज की भी इसमें मदद ली जाएगी। समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। और ख़ास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। इस अवसर पर यह अपेक्षा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, अलग अलग स्थान पर कलेक्टर इसका तालमेल कराएंगे और जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पूरे चलाए जाने वाले अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की इस मुहिम की चुनौतियां भी कम नहीं है। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने ऐसे ही अपने दूसरे कार्यकाल में नर्मदा तट पर लाखों पेड़ लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन उसमें से कितने जिंदा बचे ये अभी तक कोई भी ठीक ठाक बता पाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि यह भी सिर्फ जुमलेबाजी ही साबित होगा। पार्टी ने नर्मदा सेवा यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अभियान का क्या हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि इस अभियान में भी सिवाय पैसों की बर्बादी और कुछ नहीं होगा। नदी, बावड़ियाँ, इन सब के संवर्धन की बातें 20 साल से हो रही हैं। मामा जी 10 अभियान चला चुके हैं, करोड़ों पेड़ लगा चुके हैं नदियों के किनारे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये विरासत और विकास की जुमलेबाजी करने की बजाय वैसे नदियों को बर्बाद किया गया है। हम विरासत और ये सब करेंगे, नारा लगाएंगे बस केवल। नदियों और दूसरी वाटर बॉडीज को जिंदा रखने की बेशक सरकार की बेहद सराहनीय पहल होगी, मगर इसके रास्ते में चुनौतियां बहुत हैं। किसी न किसी नेता के संरक्षण में ही नदियों के आसपास बिल्डरों ने कब्जा करके नदियों को नाले से बदतर कर दिया है। एनजीटी के विरोध के बाद भी ये नहीं रुक रहा है। ऐसे में सरकार कैसे नदियों के इलाकों को अतिक्रमण मुक्त करवा पाती है, ये जरूर देखने लायक बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
BSTV। उन मेहमानों का मैं सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शेख का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर डॉक्टर शेख से ही करेंगे। डॉक्टर शेख, क्या है ये विरासत से विकास वाला जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसकी डिटेलिंग थोड़ा और करिए। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। देखिए, जहां तक डॉक्टर मोहन यादव का विषय है और इस सरकार का विषय है, विरासत की संरचना और उसको संभालना, ये दोनों हमारे कर्तव्य में आता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहे हैं। यदि आप माननीय मोहन जी का कार्यकाल देखें, बतौर उज्जैन विकास प्राधिकरण के लेवल पर, बतौर मध्य प्रदेश टूरिज्म के लेवल पर, बतौर एक विधायक के लेवल पर और बतौर एक नागरिक के लेवल पर, आप पाएंगे कि शिप्रा से उन्होंने शुरुआत की थी। और शिप्रा के लिए जितना काम मोहन जी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश ने किसी ने भी किया है। और शिप्रा नर्मदा जोड़ने के पीछे एक बड़ी फोर्स जो थे वो मोहन जी थे। यदि आप इस बारे में मालूम करेंगे तो आप पाएंगे ये बात है। दो लोग थे, एक मोहन जी थे और एक शिवराज जी थे, तो दोनों ने मिलकर ही इसको चलाया था। और हर साल शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहे हैं और खुद भी उसमें सेवा करते रहे हैं, श्रमदान करते रहे हैं। तो अब उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा पूरे मध्य प्रदेश में कि किस प्रकार से हमारी, चाहे वो हमारे तालाब हो, चाहे हमारी बावड़ियां हो, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, उनके आसपास जितनी भी गंदगी होती है, जहां पर भी उसका अतिक्रमण होता है, जो लोग भी उनके साथ खिलवाड़ करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, उन सब चीजों पर विराम भी लगाया जाएगा और उसको क्लीन भी किया जाएगा। और ये चीज जो अब शुरू होगी ना 5 तारीख से, आप देखेंगे कि अगले 15 दिनों में, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है सरकार और एक होती है आवाम। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काफी अच्छा सुखद परिणाम, सरकार और आवाम मिलती है तो सुखद परिणाम होते हैं। मैं दूसरे मान कर लेता हूँ जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये जुमलेबाजी है? उन्होंने बताया डिटेल में कि भाई सरकार और आवाम मिलेगी और बहुत अच्छा काम होगा, ये क्लेम है बीजेपी का। सरकार और आवाम मिलकर के काम करेगी, निश्चित करना चाहिए, लेकिन सरकार का काम अपना पेट भरना है। नेताओं, सरकार में बैठे नेताओं का काम अपना पेट भरना है। ये विरासत जो इनको मिली है ना, ये 20 साल की सरकार के बाद मिली है और उसने इनको विरासत में बताया है किस तरीके से करोड़ों पेड़ों के नाम पे पैसा खाया जाता है, किस तरीके से नर्मदा को, जिसको मां नर्मदा कह रहे थे, उसको छलनी कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माफियाओं ने। आज इनको सुधारे कि इन बावड़ियों के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाए और इनको संरक्षित करने का काम किया जाए। 18 साल मिले थे आपको, 18 सालों में आपने देखा किस तरीके से मां नर्मदा की कसम खाने वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मां नर्मदा को नहीं छोड़ा। लगातार माफियाओं से, लगातार मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों ने छलनी किया। आपने देखा पनडुब्बी डाली गई, उसके अंदर मशीनें लगा करके मां नर्मदा को इतना ज्यादा खोद दिया गया कि नर्मदा की धार तक टूट गई कई जगह पर। और ये मोहन यादव जी की बात कर रहे हैं, अभी महेश परमार जी ने दिखाया किस तरीके से छिपरा में गंदे नाले मिल रहे हैं, पानी आचमन लेना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उस गंदे नाले में बैठ के बताया, जिसको ये छिपरा कहते हैं, कि किस तरीके से गंदगी कर दी गई। असल में ये सिर्फ जुमला इसलिए है कि आपने देखा सैकड़ों करोड़ रुपया मां नर्मदा के वृक्षारोपण में बर्बाद कर दिया गया और उस समय भी यही कहा गया था। इससे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती का उदाहरण दूं, जब उन्होंने गंगा सफाई अभियान चलाया था, सैकड़ों करोड़ रुपया उस गंगा सफाई की भेंट चला गया और 1 इंच भी गंगा की सफाई नहीं हुई। तो ये तो झूठे जुमले कहे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आऊंगा जितेंद्र जी, मोटी मोटी सारी बातें आपके लिए। तीसरे मेहमान को कर लेते हैं। सरमन जी, आपकी टिप्पणी, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभियान डॉक्टर मोहन यादव का 5 जून से पर्यावरण दिवस से चालू होगा। ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन माननीय प्रवीण जी, इसकी आपको या दर्शकों को आपके इसकी क्रोनोलॉजी समझना होगी। क्रोनोलॉजी ये है कि डॉक्टर मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह और संघ का, इन तीनों लोगों का अपना मंतव्य था कि हमारे एजेंडे को प्रभावी तरीके से और जल्द से जल्द कौन पूरा कराएगा। तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और डॉक्टर मोहन यादव का उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग भी किया। उनको यदुवंशियों पर हमारा बहुत विश्वास है, अटूट रिश्ता है। ये तमाम सारी चीज़ें, बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं। देखिए, माननीय मोहन यादव जी ने राम पथगमन के अभियान को बहुत तेज़ी के साथ चालू किया। माननीय मोहन यादव जी ने जो शराब की बिक्री पर भी उन्होंने अपना एक निर्णय लिया, साथ में जो मांस मदिरा का जो अपना निर्णय था उस पर भी उन्होंने रोक लगाई है। और इसके अलावा जो ध्वनि विस्तारक केंद्र थे उनको भी एक सीमा तक, अभी 3 दिन पहले भोपाल और उज्जैन और पता नहीं कहाँ कहाँ उसको उतारने का काम किया गया है। तो मोहन यादव जी संघ के सारे एजेंडे और माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पूरे कर रहे हैं। और ये उसी का एक, मेरा ऐसा मानना है, उसी का अपना हिस्सा है विरासत से विकास। देखिए, विरासत यदि सिर्फ संरक्षण की है तो ये संघ का पुरानी उनकी परंपरा है, उनकी पद्धति, उनका कार्य करने का कार्य क्षेत्र भी है। लेकिन यदि विरासत में वो विकास ऐसा भी करते हैं जिससे कि उद्योग लगें, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि नई नौकरियों का सृजन हो, जिससे कि लोग जो है ना, मध्य प्रदेश का नौजवान है, मध्य प्रदेश के लोग हैं, किसान हैं, ये मध्य प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में ना आ जाएं, उनको सारा का सारा कुछ यहीं मिले। सवाल लेके चलते हैं डॉक्टर शेख के पास। डॉक्टर शेख, ये कांग्रेस को लग रहा है कि चूंकि ये अभियान कई बार आपकी पार्टी की सरकार पहले भी चला चुकी है, शिवराज जी के वक्त भी, और हालांकि तब केवल एक नदी, जैसे मैंने कहा कि भाई पुण्य सलीला मां नर्मदा के लिए चलाया गया था, इनको लग रहा है कि ये नहीं कर पाओगे आप लोग, ये सिर्फ घोषणा है मात्र। देखिए, जो है ना, उसको एक प्री कंसीव्ड नोशन है। और साथ ही साथ कांग्रेस की, जहां तक दुबे जी बात है, कांग्रेस अपने इतिहास में जी रही है। उसको याद है पर्यावरण के नाम पे जयंती टैक्स, आपको स्मरण होगा कि जयंती नटराज करती थी पर्यावरण में मंत्री, को वहां एक टैक्स लगता था जिसको लोग कहते थे कि जयंती टैक्स भरना होगा तभी क्लियरेंस होगा। तो वो उसी हाव भाव में रही है। और कांग्रेस अपने आप में एक, मैं कहता हूँ, जुमला बन चुकी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब जुमलों की बातें हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस खुद एक जुमला है, इसलिए इनकी बातों का कोई असर नहीं है। आज आप देखिए कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मैं डाटाबेस बात करता हूँ भाई साहब, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिन देशों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसमें यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान अच्छे पैमाने पर है, कई विकसित देशों से ज्यादा हमने करके दिखाया है परफॉर्म। तो ये है एनवायरमेंट के प्रति हमारी सोच, हमारी जागरूकता। तो चाहे मोदी जी हो या फिर मोहन जी हो, इसके प्रति बिल्कुल जागरूक है कि हमको हमारे एनवायरमेंट को बचाना है, इसका संवर्धन करना है, और हम इस पे कायम होकर के दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। तो दुनिया इसका लोहा मान रही है कार्बन एमिशंस के मामले में। सरमन जी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, अगर जितेंद्र जी कनेक्ट हो गए हो तो जितेंद्र जी के पास चलते हैं, अगर कुछ तकनीकी दिक्कत है सरमन जी को कनेक्ट करते हैं। सरमन जी, चैलेंजेस क्या मानते हैं आप सरकार की इस मुहिम में? चुनौतियां कितनी हैं और कितनी बड़ी हैं? देखिए माननीय प्रवीण जी, चुनौतियां अनेक हैं डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज की जो अदायगी है वो बहुत अच्छी मात्रा में करना है, उनको कर्ज बहुत है मध्य प्रदेश सरकार पर। एक तो ये, दूसरा क्या है कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप पड़ गए हैं। तो अब उन कामों के लिए अभी आपको बजट में प्रावधान करना है, विधानसभा में आपको सत्र आहूत करना है। तो कुल मिलाकर इस साल भर आपका ऐसे ही निकल जाएगा। फिर आपको आमदनी के सोर्स भी आपको तलाशना है। हो सकता है कि इस बार सरकार किसकी बनती है केंद्र में, वो जीएसटी में कुछ अपना कुछ कमी बेसी करें। जीएसटी का जो शेयर है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा कि पेट्रोल और जो वैट है ना, वो केंद्र सरकार अपने अधीन ले सकती है। जिस तरह से जीएसटी का पैसा भेजते हैं वैसे उसका भी पैसा भेजने का विचार करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो भी सरकार रहेगी उसमें विचार कर सकती है। तो ये दो चीज़ है। तीसरी चीज़ एक और है कि देखिए मध्य प्रदेश में संसाधन बहुत हैं, मध्य प्रदेश की नागरिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनेता जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ना,
वो उद्योगपतियों के लिए, वो जो निवेशकों के लिए, वो पर्यावरण के लिए उसके अनुकूल नहीं बन पाती हैं। इसलिए उद्योगपति या आईटी इन्वेस्टर या एमएसएमई इन्वेस्टर या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मध्य प्रदेश में आने से बचते हैं। और उसका कारण है, अभी तो मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश से, भोपाल से, इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करना चाहिए, तब तो जाके निवेशक आएगा। आपको मध्य प्रदेश में आप जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा सेंटर बनाने के लिए उनको निःशुल्क जमीन दीजिए ना। जवाब देना चाह रहा है, और उसके बाद अगर जीतन जी कनेक्ट हुए तो उनके पास जाएंगे। डॉक्टर शेख बहुत छोटा, पर जीतन जी के पास जाएंगे। देखिए, भोपाल इंदौर से तो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन उज्जैन में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का काम तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, ये आचार संहिता खत्म होने के, और विद इन 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि मैं उज्जैन का रहवासी हूँ, तो लगभग सारे पैमाने नपती हो चुकी है, कौन कौन से एरिया उसकी जद में आ रहे हैं वो सब भी हो चुका है, इसलिए उज्जैन भी इंटरनेशनल बन रहा है। ठीक है डॉक्टर जीतन जी, बहुत देर से नहीं गए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। जीतन जी, यहाँ अभी जब तक आप सुन नहीं पाए यहाँ पैनलिस्ट की बात को, तब तक ये क्लेम किया जाता रहा कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को उस तरह से स्पीड से काम करने की, आप लोगों से आशा आपकी गवर्नमेंट से है, स्पीड से काम करने की आदत नहीं रही है। ये ध्वनित हो रहा था, शब्द ये नहीं थे, भाव यही था, इसलिए आपको बीजेपी सरकार की किसी भी योजना, किसी भी घोषणा में सवाल दिखते हैं। डॉक्टर शेख, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि नदियों के किनारे का अतिक्रमण, मैंने जो देखा उसमें आपके एजेंडे में ये भी शामिल है कि नदियों के किनारे का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। सब कितने, जैसे हमने बात में ही कहा कि वो तमाम किसी न किसी नेता के केयर ऑफ ही होते हैं बिल्डर। और अतिक्रमण कौन करता है? कौन गरीब आदमी नदी के तट पे बसेगा? उसे तो मालूम है बह जाएगा, वो बसाते हैं बिल्डर ही नदी को नाला बना बना के। ये इतनी दिलेरी से हटा पाओगे आप लोग? देखिए प्रवीण जी, ये इसके विषय में सरकार और पार्टी दोनों में बात हो चुकी है, दोनों एक मत हैं कि कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा हो, जूते मार के भगाना है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बड़ी बात है ये। सरमन जी को इन कर लेते हैं एक बार। सरमन जी, ये बड़े बहुत तल्ख वाले भाव में डॉक्टर शेख बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे हो पाएगा कि नदियों के किनारे के अतिक्रमण, एनजीटी के निर्देश को हवा में उड़ा देते हैं बिल्डर? देखिए माननीय प्रवीण जी, आपके शो की चिंता बहुत सही है कि एनजीटी के निर्देश या सरकार के निर्देशों के बावजूद भी बिल्डर या जो खनन माफिया हैं वो बदस्तूर अपना काम करते रहते हैं। अब सरकार को मेरा ये मानना है कि जो आपने भी अपने पैकेज में दिखाया, सरकार को चिंता करना चाहिए कि जो नदियों के पास में जो बिल्डिंग या बाकी चीज़ों का जो निर्माण कार्य हो रहा अवैध रूप से, उसके लिए उसको एक पूरी पॉलिसी लेकर आए। वो उस पॉलिसी में ऐसी शर्तें डाल दें कि वहाँ कोई भी कितना बड़ा बिल्डर कहीं ना कहीं किसी दल से जुड़े रहते हैं, वो कुछ वहाँ पे किसी तरह का निर्माण न कर पाएँ। और गरीब लोग तो बेचारे झुग्गी बनाते हैं, उनका तो बहुत कम पैसे का काम रहता है, उनके पास इतना पैसा रहता नहीं है, तो वो तो अपना उसी में गुजर बसर कहीं भी कर लेते हैं। ये बड़े बिल्डर जो है ना, बड़े जो मगरमच्छ हैं, वो इस तरह का काम करते। तो सरकार जल्द से जल्द, जब विधानसभा का सत्र आए, एक अलग तरह की पॉलिसी जाए। भाई जैसे शहरों के लिए मास्टर प्लान लाते ना आप, जो नदियाँ हैं, जो आसपास के जो एरिया है, ठीक है, आप उनको संरक्षण करने की, उनके उत्थान की, उनको प्रिजर्व करने की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ प्रिजर्व करने के लिए प्रभावी कदम भी आपको उठाना होंगे कि आप इस तरह की पॉलिसी लाएं। जरूरत पड़े तो आप दोनों दलों के साथ मिलकर हाउस के अंदर जो है ना एक प्रस्ताव पारित कराएं, ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कराएं और सारे लोग मिलजुल कर उस पर एक नीति बनाएं। डॉक्टर शेख, ये क्या माना जाए, जो 4 जून के नतीजों के बाद जब एमपी की सरकार की फंक्शनिंग शुरू होगी, तो असल डॉक्टर मोहन यादव अभी देखने मिलेंगे लोगों को? देखिए, मोहन यादव जी के विषय में जो 25 साल से मैं उनको जानता हूं और उन्हीं का पड़ोस में रहता हूं, मैं इतना भी कह सकता हूं, तो मैंने ये देखा है कि वो मैन ऑफ वर्ड्स से ज्यादा मैन ऑफ एक्शन है। तो अभी आपको एक्शन देखना बाकी है, और एक्शन दिखेगी आपको 5 तारीख से, और दनादन एक्शन दिखेगी किस प्रकार से काम होता है। देखो, उनका विजन है, विजनरी व्यक्ति है, पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, और मैन ऑफ एक्शन, आपको एक्शन नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हम कांग्रेस को इन नहीं करा पाए, कुछ एक सवालों में हम उनके पास नहीं जा पाए, इसका अफसोस है, और लेकिन प्रयास करेंगे कि अगली बार से ऐसी कोई चूक ना हो। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।